नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के भाई जीनियस सुभाष सर में। पिछली वीडियो में हमने सामान्य अध्ययन एक नज़र में शुरू किया था, यानी सामान्य अध्ययन के ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था भी एक ही क्वेश्चन से हम लगभग 12 या 15 क्वेश्चन बनाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। 10 बड़े महत्वपूर्ण आपकी क्या थे, क्वेश्चन थे, ठीक है भी। और आप सब बच्चों को मैंने बताया था भी कोई नया बच्चा हमारे क्लास को देख रहा है तो हमारा चैनल है जीके बाई जीनियस सुभाष सर जो है इसको सब्सक्राइब करने का काम करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जो क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आप सब बच्चों को मिल जाए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी हमारा जीके बाई जीनियस सुभाष सर नाम से, उसको भी आप ज्वाइन करने की कोशिश करना, क्योंकि जैसे ही क्लासें जितनी भी क्लासें जो होती हैं उन क्लासों की PDF जो आपको मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाई जीनियस सुभाष सर में, ठीक है भी। इसके अलावा विरजपाल सर ने भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की भी PDF उपलब्ध करवा रखी है, वो भी आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाई जीनियस सुभाष सर में, ठीक है भी। तो पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किए थे कितने 10 क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे। आज जो आपका कौन सा है 11 नंबर क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 11 नंबर जो क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था भी, ठीक है भी। लोधी वंश का जिक्र किया है भी, ठीक है, किस वंश का जिक्र किया है, लोधी वंश का जिक्र किया है। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, बहलोल लोधी था, सिकंदर लोधी, आलम खां लोधी या फिर इब्राहिम लोधी। तो आप सब बच्चे जानते हैं इब्राहिम लोधी जो है ये लोधी वंश का क्या था, अंतिम शासक था भी। क्या था लोधी वंश का, ये आपका अंतिम शासक था। सैकड़ों बार यहाँ से आपकी क्या है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं लोधी वंश का, जैसे हमें जिक्र करते हैं, ठीक है भी। तो लोधी वंश का सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए, लोधी वंश जो रहा है वो 1451 से लेके, ठीक है भी, 1451 से लेके 1526 तक रहा है। मैंने कई बार आपको बताया है दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश था वो कौन सा था, आपका लोधी वंश था। दिल्ली सल्तनत जो है उसका अंतिम जो वंश था वो कौन सा था, लोधी वंश था, जो 1451 से लेके 1526 तक रहा है, ठीक है भी। और 1451 से लेके 1526 तक जो रहे हैं वो 3 महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, जिसमें से एक बहलोल लोधी था, फिर सिकंदर लोधी और फिर अंतिम जो था वो इब्राहिम लोधी। तो अंतिम पूछा गया तो अंतिम कौन था, इब्राहिम लोधी था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने, आपको ध्यान होना चाहिए, इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और इब्राहिम लोधी क्या हुआ था, वीरगति को प्राप्त हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया इब्राहिम लोधी का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है, तो इब्राहिम लोधी का जो मकबरा हरियाणा के अंदर कहाँ पर है, पानीपत के अंदर, ठीक है, क्लियर हुआ। आपको ध्यान होना चाहिए लोधी वंश 1451 से लेके 1526 तक रहा था। बहलोल लोधी इस वंश का पहला शासक था। इसको संस्थापक के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बहलोल लोधी आपका 1451 से लेके 1489 तक क्या बैठता है, गद्दी पर बैठता है, ठीक है भी। यानी लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था, और 1451 से लेके 1489 तक क्या बैठता है, ये गद्दी के ऊपर बैठता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए बहलोल लोधी के बारे में। उसके बाद में इसका बहलोल लोधी का पुत्र जो है सिकंदर लोधी, ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है भी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लोधी वंश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सिकंदर लोधी से पूछे जाते हैं। सिकंदर लोधी ने एक तो आगरा की स्थापना की थी, याद होना चाहिए, आगरा की स्थापना 1504 में किसने की थी, सिकंदर लोधी ने, और 1506 में आगरा को क्या बनाया था इसने, राजधानी। क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, मैंने आपको बनाना सिखाया है। पूछा जाएगा भी आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने। कब की थी, 1504 में। इसको अपनी राजधानी कब बनाया, तो 1506 में। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। अभी कहाँ पर स्थित है आपका, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये चीज़ भी आप। तो सिकंदर लोधी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से रिपीट होता है, ठीक है भी। और खास करके गज-ए सिकंदरी का जब हम जिक्र करते हैं ना, गज-ए सिकंदरी, गज-ए सिकंदरी जो किसकी देन थी, गज-ए सिकंदरी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, गज-ए सिकंदरी किसकी देन थी, सिकंदर लोधी का, ठीक है। एक पैमाइश का क्या था, एक पैमाना था, ये सिकंदर लोधी। और कट्टर मुसलमान था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। खासकर नगरकोट का, जब मैंने कई बार आपको बताया ना भी, नगरकोट के अंदर जो ज्वालामुखी की मूर्ति थी, नगरकोट के ज्वालामुखी को मूर्ति को तोड़कर उस मूर्ति को कसाईयों को बांट दिया था इसने, सिकंदर लोधी ने। क्या कहा था कसाईयों को भी, इनसे क्या है, मांस तोला करो भी। क्या किया था इन्होंने, मांस
तोला करो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था SSC के अंदर है वे ऐसा कौन सा लोधी शासक था जो अपनी सुंदरता, ठीक है भी, यानी सुंदर दिखने के लिए उसने दाढ़ी कटवानी शुरू कर दी थी। तो दाढ़ी जो कटवानी या दाढ़ी नहीं रखता था वो था आपका सिकंदर लोधी। ठीक है भी, ये दाढ़ी नहीं रखता था, क्यों नहीं रखता था? सुंदर दिखने के लिए। गुलरुखी उपनाम से क्या लिखता था? ये कविताएं भी लिखता था। ये क्वेश्चन भी सैकड़ों बार पूछा जा चुका है भी गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो ये आपका जो सिकंदर लोधी था। ठीक है भी, ताजिया जैसी प्रथा निकालने पर क्या लगा दिया था? इसने प्रतिबंध लगा दिया था। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, ताजिया जैसी प्रथा और मुसलमान जो क्षत्रियाँ था ना उसकी पीरों संतों की मज़ारों पर जाने पर भी इसने क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। ये क्वेश्चन याद करना, बहुत बार पूछा जाता है। मुसलमान क्षत्रियों को पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने पर रोक लगाने वाला शासक सिकंदर लोधी था। ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाने वाला भी सिकंदर लोधी था। गुलरुखी उपनाम से भी जो कविताएं लिखता था वो भी कौन था? आपका सिकंदर लोधी था। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, आपने आयुर्वेद का जिक्र सुना होगा। आयुर्वेद, ठीक है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? आपका आयुर्वेद है। किस भाषा में लिखा गया था? ये संस्कृत भाषा में। ठीक है, परंतु इसको फारसी भाषा के अंदर जो अनुवाद करवाया था ना, फारसी भाषा में अनुवादित करवाया था सिकंदर लोधी ने। ठीक है, इसको बोलते हैं फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे क्या बोलोगे? फरहंगे सिकंदरी। ठीक है भी, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया भी। फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेद का जो रूपांतरण है फारसी भाषा के अंदर किस शासक के काल में हुआ था? तो आपको ध्यान होना चाहिए सिकंदर लोधी के काल में ये क्वेश्चन बनते हैं। अंतिम जो जैसे इब्राहिम लोधी था, ये आपको ध्यान होना चाहिए 1517 से लेकर 1526 तक क्या बैठा था? गद्दी पर बैठा था। पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था ना 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में जो हुआ था, उसमें इब्राहिम लोधी क्या हो जाता है? मारा जाता है और भारत में लोधी वंश का अंत हो जाता है और मुगल वंश का क्या होता है? शुरुआत होती है, यानी मुगल वंश का क्या होता है? उदय होता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी इब्राहिम लोधी जो था, कहते हैं भी दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला ऐसा सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ मारा गया था। युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ क्या हुआ था? वीरगति को प्राप्त हुआ था। वो कौन था? आपका इब्राहिम लोधी था। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये देखो, ये जो टिप्पणियाँ कही गई ना, अभी युद्ध क्षेत्र में मारा गया जो था वे सुल्तान इब्राहिम लोधी के अतिरिक्त, ये टिप्पणी किसने कही थी? तो ये टिप्पणियाँ कही गई है किसी न किसी इतिहासकार के द्वारा। नियामतुल्ला का नाम सुना होगा आपने, नियामतुल्ला। ठीक है भी, नियामतुल्ला जो था ना, नियामतुल्ला ने ये बात कही थी। नियामतुल्ला के अनुसार सुल्तान इब्राहिम लोधी के अतिरिक्त भारत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया था। ठीक है भी, तो नियामतुल्ला ने ये बात कही थी कि सुल्तान इब्राहिम लोधी के अतिरिक्त भारत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया था। ठीक है भी, फरिश्ता ने भी इसके बारे में टिप्पणी की थी। इब्राहिम लोधी का जैसे जिक्र करते हैं ना, तो इब्राहिम लोधी के बारे में फरिश्ता ने भी टिप्पणी की थी। फरिश्ता ने कहा था भी वह मृत्युपरंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया था। भी फरिश्ता ने इसके बारे में क्या कहा था? फरिश्ता ने कहा था वह मृत्यु तक क्या लड़ता रहा और एक सैनिक की भांति क्या है? मारा गया था। किसके बारे में कहा गया था? इब्राहिम लोधी के बारे में। तो इस तरीके से क्या बना सकते हो आप सभी बच्चे? क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है भी, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है भी, प्रथम जैन संगीति, मैंने पिछली वीडियो में आपको जैसे बताया था भी, बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया था भी। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, खासकर चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसी में 78 ईस्वी में कुंडलवन के अंदर बौद्ध धर्म है 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान का। जैसे क्वेश्चन आया था लास्ट पिछली 10 नंबर जो क्वेश्चन का हमने चर्चा की थी, इसमें पूछा है प्रथम जैन संगीति, ये जैन धर्म है भी। क्या आपका जैन धर्म है? जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव देव थे, परंतु वास्तविक जो संस्थापक था जैन धर्म का वो महावीर स्वामी था भी। कौन था? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक था जैन धर्म का। तो प्रथम जैन संगीति का जैसे जिक्र किया पाटलिपुत्र, बल्लभी, कुंडलवन या फिर वैशाली। तो ये प्रथम जैन संगीति जो हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 300 ईस्वी पूर्व हुई थी। राजा कौन था उस समय? अगर आपसे पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य था भी। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है। यह पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व क्या हुई थी?
प्रथम जैन संगीति हुई थी, क्या हुई थी, प्रथम जैन संगीति हुई थी। ये संगीतियाँ जो होती है ना, संगीतियाँ का मतलब होती है सभा, क्या होती है, संगीति का मतलब क्या होती है, सभा होता है भी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रथम जैन संगीति के समय में ही जैन धर्म के अंदर भी दो भाग बंट गए थे, ठीक है भी। एक तो आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो था दिगंबर, क्या था, एक का नाम है दिगंबर था और दूसरे का नाम क्या था, श्वेतांबर भी, क्या था, श्वेतांबर। एक जो बंटा था वो दिगंबर, यानी जैन धर्म के अंदर भी दो पंथ चल पड़े थे, एक दिगंबर था और दूसरा कौन सा था, श्वेतांबर। दिगंबर का जैसे जिक्र करते हैं तो इसके जो नेता थे या इसके जो उपासक या इसको आगे बढ़ाने वाले जो थे वो भद्रबाहु था भी, कौन था, भद्रबाहु। दिगंबर को आगे बढ़ाने वाला कौन सा था, भद्रबाहु था। निर्वस्त्र रहते थे, आपको ध्यान होना चाहिए, इसका एक संत होता है वो निर्वस्त्र रहता है। श्वेतांबर जो है ये सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, क्या पहनते हैं, आपके सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। सतुल भद्र का नाम सुना होगा आपने, क्या है, सतुल भद्र भी, सतुल भद्र। सतुल भद्र के जो अनुयायी थे वो तो श्वेतांबर कहलाए थे और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए थे, आपको ध्यान होना चाहिए, दिगंबर कहलाए थे, क्या कहलाए थे, दिगंबर कहलाए थे। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जैसे मैंने जिक्र किया था, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक गद्दी पर बैठा था, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब पूछा जा सकता है दूसरी जैन संगीति कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो दूसरी जैन संगीति जो हुई थी वो वल्लभी गुजरात में हुई थी, ठीक है, वल्लभी गुजरात में हुई थी। कब हुई थी, 512 ईस्वी में, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुई थी। कब हुई थी, 512 में हुई थी, ठीक है भी, 512 ईस्वी में हुई थी। ये चीज़ भी आपसे क्लियर हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अभी दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी, स्थान पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण कहा है, ठीक है भी, विरोधाभास का मिश्रण कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, फिरोज शाह तुगलक को है, अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। अभी क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए, विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, मोहम्मद बिन तुगलक को कई उपनामों से जाना जाता है। एक तो विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है, रकत पिपासु भी कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, रकत पिपासु, रकत को पीने वाला। संकालू भी कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, संकालू भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको और कहा जाता है मनियारों का राजकुमार, क्या कहा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, मनियारों का राजकुमार भी कहा जाता है, भी क्या कहा जाता है, राजकुमार। तो विरोधाभासों का मिश्रण बताया गया है, मनियारों का राजकुमार भी इसको कहा जाता है, संकालू भी कहा जाता है, सौपनशील भी कहा जाता है इसको, रकत पिपासु भी इसको कहा जाता है, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है भी। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसको पढ़ा लिखा मूर्ख सम्राट कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने कई बार आप सब बच्चों को बताया है, दिल्ली सल्तनत का जब हम जिक्र करते हैं ना, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा दर्शन शास्त्र का जो ज्ञाता था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। परंतु इतिहासकारों ने इसके विरुद्ध ही क्या चलाई, अपनी लेखनी कलम चलाई है। क्यों, क्योंकि इसके कार्य कुछ ऐसे थे, उन कार्यों के कारण हमेशा इतिहासकारों ने क्या इसके विरुद्ध ही लिखा है। कई इसकी योजनाएं थी, उन योजनाओं के विफल होने के कारण, उनकी योजनाओं के विफल होने के कारण इसको ये कहा गया है भी, ठीक है। जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, तो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, क्या चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। दोआब क्षेत्र के अंदर क्या लगाया था, कर लगाया था इन्होंने, ठीक है। एक राजधानी देवगिरी जो थी आपकी, दौलताबाद का जैसे जिक्र करते हैं, दौलताबाद जो है, दौलताबाद जो राजधानी स्थानांतरित की थी, ये भी इसकी क्या थी, ये भी इसकी क्या थी, एक निष्फल योजना थी, ठीक है। और एक खासकर खुरासिन कराचिल जो अभियान था ना, उस अभियान के कारण भी क्या इसने एक बड़ी सेना रखी, उस सेना को काफ़ी समय तक वेतन देता रहा और उस वेतन के कारण क्या इसका
खजाना खाली हो गया था। इसीलिए इतिहासकारों ने क्या लिखे, इसके विरुद्ध ही लेखनी चलाई है। ठीक है भाई, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। कोई नया बच्चा हमारी क्लास को देख रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भी। GKY जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी भाई। ऋग्वैदिक समाज का जैसे जिक्र किया है, कुल या परिवार था, विश्व समूह या फिर महाजनपद था भी। क्या था, महाजनपद। तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल या फिर परिवार था भी। क्या था, कुल या परिवार था। सबसे छोटी इकाई कुल व परिवार था। समझना है ये चीज़ आपको। सबसे पहले तो आप सब बच्चों को ध्यान होना चाहिए ऋग्वैदिक काल भी। मैंने एक दिन आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताया था भी, वैदिक काल हुआ है भी। कौन सा काल हुआ है, वैदिक काल। वैदिक काल जो था वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक था आपका। ऋग्वैदिक काल को भी हम दो भागों में बांटते हैं, मैंने बताया था। एक तो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा कौन सा था आपका, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल आपका 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल जो था वो 1000 ईस्वी पूर्व से लेके आपका 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में जैसे जिक्र करें बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने जिक्र किया, तो सबसे छोटी जो इकाई थी वो क्या थी आपकी, कुल या परिवार। ऋग्वैदिक जो काल था ना, इसलिए कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। इस समय में ऋग्वेद की क्या हुई थी, रचना हुई थी। ऋग्वेद की क्या हुई थी, रचना हुई थी। अब एक चीज़ आपको समझ होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, जैसे कुल या परिवार, कुल परिवार सबसे छोटी इकाई थी। उसके बाद में जो कुल और परिवार से जो बनते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, ग्रह बनते हैं भी। क्या बनते हैं, ग्रह। ठीक है भी, ग्रह बनते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कुल परिवार या ग्रह एक ही बात है। अब कुल परिवार और ग्रहों से क्या बनता है आपका, ग्राम बनता है भी। क्या बनता है आपका, ग्राम बनता है। यानी कुल परिवार या ग्रह जो होता है उससे मिला के क्या बनता है, उस बड़े मिलकर सभी मिलकर ग्राम बनते हैं। और ग्राम जो होता है ना, मिलकर क्या बनते हैं आपके, विश्व बनते हैं। ठीक है भी, ग्राम मिलकर क्या बनेंगे आपके, विश्व बनेंगे। ठीक है, और विश्व मिलकर आपके क्या बनेंगे, जन बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। मैं दोबारा समझा देता हूँ आप सब बच्चों को। सबसे पहले आता है कुल, ठीक है, परिवार। कुल के बाद आप लिखोगे ग्राम। क्या लिखोगे, ग्राम। ग्राम के बाद जो आपका बनेगा क्या बनेगा, विश्व बनेगा। और विश्व के बाद जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, जन बनेगा। ठीक है भी, यानी कुल से मिलकर ग्राम बनता है, ग्राम से मिलकर विश्व बनता है, और विश्व से मिलकर क्या बनता है आपका, जन बनता है भी। और जन से फिर क्या बनता है आपका, महाजनपद बनता है भी। क्या बनता है, महाजनपद बनता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक समाज की स्थिति थी। ऋग्वैदिक समाज की क्या थी, स्थिति थी। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। और कुल का जो प्रमुख होता ना, उसको कुलप कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था HSSC के अंदर है अभी। कुल का जो प्रमुख या परिवार का जो प्रमुख होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको कुलप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कुलप के नाम से। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी भी। ठीक है, नौसेना का जिक्र किया। देखो सेना हो सकती है, परंतु इसमें जिक्र किसका किया गया है, नौसेना का जिक्र किया है। चोल के पास, चंदेल के पास, राष्ट्रकूटों के पास, या फिर विजयनगर के पास, किसके पास एक विशाल नौसेना थी, तो चोल राजा जो थे ना, चोल राजाओं के पास क्या थी, एक विशाल नौसेना थी। ठीक है, समुद्र का जैसे जिक्र करते हैं ना, ये समुद्री जो एरिया था, इस समुद्री एरिया के अंदर हमारे सबसे बड़ी जो सेना होती थी ना, वो यानी एशिया में सबसे पहले किसी के पास जो नौसेना थी ना, वो किसके पास थी, चोल राजाओं के पास थी। किसके पास थी, चोल राजाओं के पास थी। और खास करके राज राजेंद्र चोल का नाम सुना होगा, राज राजेंद्र चोल। तो राज राजेंद्र चोल के पास क्या थी, बहुत बड़ी एक नौसेना थी। और खास करके आपको ध्यान होना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने मन
मन की बात की थी एक बार है, उस मन की बात में भी क्या है राजेंद्र चोल की नौसेना का भी क्या किया था, जिक्र किया था। तो चोल राजाओं के पास क्या थी, एक विशाल नौ सेना थी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। चंदेल शासकों को हम इसलिए पढ़ते हैं खजुराहो की गुफाओं के लिए या खजुराहो के मंदिरों के लिए जो पढ़ते हैं ना, वो चंदेल शासकों को पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट जो किसके लिए पढ़ते हैं, अजंता एलोरा के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं, अजंता एलोरा के लिए। और अजंता एलोरा के अंदर एलोरा की गुफा के अंदर जो कैलाश मंदिर है ना, विश्व प्रसिद्ध शैलकरी जो मंदिर है वो राष्ट्रकूटों ने बनाया था। विजयनगर साम्राज्य का मैंने बार बार आपको जिक्र किया ही था। इसकी राजधानी क्या थी, हम्पी थी। हरिहर बुक्का ने क्या की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा जो था वो कृष्ण देवराय था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। आधुनिक शाक्य मुनि कहा जाता है भी। ठीक है, आधुनिक शाक्य मुनि कहा जाता है, किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को, फाहियान को, ह्वेनसांग को या फिर आनंद को। समझना है, कम से कम 10-15 क्वेश्चन ये आपको याद करनी है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, आधुनिक शाक्य मुनि कहा जाता है ह्वेनसांग को। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को। किस देश का यात्री था ये, चीनी यात्री था भी। क्या था, चीनी यात्री था। किसके काल में भारत आया था, हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में, हर्षवर्धन के काल में आया था। देखो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं आपके। ह्वेनसांग भारत क्यों आया था, आपको ध्यान होना चाहिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए और बौद्ध साहित्य इकट्ठा करने के लिए ह्वेनसांग क्या आया था, भारत आया था भी। ठीक है भी। और भारत से में इसने किसकी रचना की थी, आपको ध्यान होना चाहिए, शियू की इसने क्या की थी, शियू की रचना की थी। किसने, ह्वेनसांग ने। ठीक है, तो आधुनिक शाक्य मुनि कहेंगे ह्वेनसांग को। यात्रियों का राजकुमार भी ह्वेनसांग को। किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में। कौन सी पुस्तक लिखी थी, शियू की लिखी थी। किस देश का यात्री था, चीनी यात्री था। क्यों आया था भारत में, बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए और बौद्ध साहित्य इकट्ठा करने के लिए भारत आया था। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आपका बनता है, आधुनिक शाक्य मुनि तो हम कहते हैं ह्वेनसांग को, जबकि प्राचीन काल में शाक्य मुनि किसे कहा जाता था, तो प्राचीन काल में शाक्य मुनि कहा जाता था महात्मा बुद्ध को। मैंने आपको कई बार बताया है क्यों कहा जाता था, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो शाक्य कुल में हुआ था। किस कुल में हुआ था, शाक्य कुल में इसका जन्म हुआ था। इसीलिए भारतीय इतिहास में इसको शाक्य मुनि कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में इसने ग्रह त्याग दिया था। 6 साल बाद 35 वर्ष की उम्र में इनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको बौद्ध जगत में संबोधि के नाम से जाना जाता है। खासकर बौद्ध जगत में मैंने आपको बताया है गुरु पूर्णिमा अर्थात वैशाख पूर्णिमा का जो हम जिक्र करते हैं, वैशाख पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है बौद्ध जगत में। क्यों, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, और महापरिनिर्वाण अर्थात इस संसार को छोड़कर जो गए थे महात्मा बुद्ध, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए वैशाख पूर्णिमा का। इसीलिए बौद्ध जगत में है ना, ये बुद्ध पूर्णिमा अर्थात वैशाख पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है भी। ठीक है, तो प्राचीन काल में शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध को कहा जाता था, और लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे बच्चों को मैं बता रहा हूँ जो बार बार आपके क्या रिपीट हो रहे हैं, तो ये चीज़ भी आप क्लियर करो। फाहियान भी आया था, आपको ध्यान होना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय का जब हम जिक्र करते हैं ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन आया था, ये फाहियान आया था। ये भी एक चीनी यात्री था भी। क्या था, एक चीनी यात्री था। आनंद का जैसे जिक्र करते हैं, आनंद महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था भी। क्या था, महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था। और आनंद के कहने पर ही आपको ध्यान होना चाहिए, महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ के अंदर क्या करवाया था, प्रवेश करवाया था। और महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य भी जो था वो कौन था, आपका आनंद था भी। क्या था, आनंद था। ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, शाहजहाँ को, जहांगीर को, अकबर को या फिर औरंगजेब। औरंगजेब को क्या कहा जाता है, आलमगीर कहा जाता है। ठीक है भी, आलमगीर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है भी। औरंगजेब जो है ये 1658 से लेके 1707 तक क्या बैठता है,
गद्दी पर बैठता है। या तो अकबर सबसे ज़्यादा शासन करता है दिल्ली की गद्दी के ऊपर, या फिर दूसरा जो शासक है वो कौन सा, आपका औरंगजेब है। आलमगीर कहा जाता है इसको, ठीक है। और भारतीय इतिहास में जो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, भी क्या कहा जाता है, जिंदा पीर। तो जिंदा पीर के नाम से किस शासक को जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, आपको ध्यान होना चाहिए कहाँ पर हुई थी, 1707 में इसकी मृत्यु दक्षिणी भारत में। और दक्षिणी भारत का जैसे जिक्र करते हैं तो अहमदनगर के किले में, किस नगर के किले में, अहमदनगर के किले में इसकी मृत्यु हुई थी भी, ठीक है भी। आपको मैंने कई बार बताया इसके बारे में भी, 89 यानी 89 साल की उम्र में, ठीक है भी, इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और दक्षिणी भारत में फिर इसको दफनाया गया था, कहाँ पर है, खुलताबाद के अंदर भी। कहाँ पर दफनाया गया था इसका, खुलताबाद में इसको दफनाया गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। औरंगजेब किसका पुत्र था, शाहजहाँ का पुत्र था भी, ठीक है। किसका पुत्र था ये, शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ किसका पुत्र था, आपको ध्यान होना चाहिए, जहांगीर का, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो भी, शाहजहाँ किसका पुत्र था, जहांगीर का पुत्र था। और जहांगीर किसका पुत्र था, आपको ध्यान होना चाहिए, अकबर का पुत्र था। ये चीज़ आप क्लियर है कर सकते हो। मैंने एक दिन आपको एक नाम बताया था, याद कर सकते हो, बहादशाह। क्या याद कर सकते हो आप, बहादशाह नाम याद कर सकते हो। बी मतलब बाबर है, एच मतलब हुमायूं है, ए मतलब अकबर है, जे मतलब जहांगीर है, एस मतलब आपका शाहजहाँ, और ए मतलब आपका औरंगजेब है। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ, शाहजहाँ का पुत्र फिर औरंगजेब भी, ठीक है। और ये भी नहीं हो सकता है अभी, देखो एक एक पुत्र ही नहीं थे, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे हम बाबर का जिक्र करें ना, तो बाबर के भी 4 पुत्र थे, शाहजहाँ के भी 4 पुत्र थे। ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है भी। यानी बाबर के भी कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, शाहजहाँ के भी 4 पुत्र थे, जिसमें से गद्दी पर जो बैठा उसका मैंने क्या किया है, जिक्र किया है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिक्र करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, ठीक है भी। शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, भगत सिंह को, लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को। तो शहीद आजम जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, भगत सिंह का, ठीक है भी। इसके बाद में लाला लाजपत राय है, इसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पंजाब केसरी। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। शहीद आजम के नाम से जाना जाता है भगत सिंह को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है गुरुदेव। क्या कहा जाता है, गुरुदेव कहा जाता है। गुरुदेव के नाम से कौन चर्चित, आपके रविंद्रनाथ टैगोर है। ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विरोध किया था 1928 में। इसके ऊपर लाहौर में लाठियां भांजी गई थी, और लाठियां बांधने के कारण लाठियों से फिर क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। लाला लाजपत राय का संबंध हरियाणा के किस नगर से था, तो आप पढ़ सकते हो हिसार से था। भी क्या था, हिसार से। हिसार में इन्होंने कई साल तक वकालत भी की थी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। महात्मा गांधी का जैसे मैंने जिक्र किया, राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी इनको। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर, आपको ध्यान होना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य में। किस क्षेत्र में दिया गया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। प्रथम एशियाई थे भी, ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो भी, प्रथम एशियाई थे। और भारत का क्या लिखा था इन्होंने, राष्ट्रगान लिखा था भी। क्या लिखा था, राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान लिखने वाले जो आपका है ना, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, ये जो राष्ट्रगान लिखने वाले जो थे ना, ये भी आपके कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे भारतीय हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं, जिन्होंने 2 देशों का क्या लिखा था, राष्ट्रगान लिखा था। 2 देशों का क्या लिखा था, राष्ट्रगान लिखा था। तो ऐसे ऐसे बड़े महत्वपूर्ण से क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चनों के बारे में आप चर्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है,
साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठी चार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? मैंने पहले भी जिक्र किया इस चीज़ के बारे में भी। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? भगत सिंह की, महात्मा गांधी की, लाला लाजपत राय की या फिर मोतीलाल नेहरू की? तो ये आपके लाला लाजपत राय भी, ठीक है। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था और साइमन कमीशन के विरोध के कारण इनके ऊपर लाठियाँ पड़ी थी और उन लाठियों की वजह से फिर क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और खासकर लाला लाजपत राय ने कहा भी था भी मेरे शरीर के ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी जो है ना, वो अंग्रेजी हुकूमत उसके ताबूत में कील क्या है, साबित होगी, ठीक है भी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। लाला लाजपत राय थे भी, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपको ध्यान होना चाहिए 1928 में आया था। कब आया था? 1928 के अंदर आया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू किसके पिता थे? मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे भी। तो इस तरीके के बड़े महत्वपूर्ण से क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास में इतना ही भी। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है भी। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है ना तो क्लास का आप स्टेटस भी लगाया करो और क्लास को शेयर भी किया करो, ठीक है भी। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।